यहाँ पर देखो जो व्यंजन है, व्यंजन तो आपको पता चल गया कि होता क्या है, व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन किससे पूर्ण होते हैं। व्यंजन आप बताओ फिर, क्या व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि है? नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र ध्वनि इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी के सहयोग से बोली जा रही है। ये प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, कभी आपको पूछ सकता है निम्नलिखित में से स्वतंत्र ध्वनि है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्यंजन है वो स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, मगर स्वर क्या है, वो स्वतंत्र ध्वनि है, ठीक है। ये व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। अब जो ये व्यंजन है, व्यंजन का पहला जो पार्ट आता है वो आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या इसको क्या बोलते हैं, परसों मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन को ही क्या बोला जाता है, ये तो इसको स्पर्श को ही क्या बोला गया है, एक व्यंजन, और इसको उद्दीप्य व्यंजन भी बोला गया है। क्या बोला गया है, उद्दीप्य व्यंजन बोला गया है, उद्दीप्य व्यंजन बोला गया है। अब उद्दीप्य व्यंजन क्यों बोला गया है, देखो इसको ध्यान से देखना। यहां पर कहा गया है जैसे यहां पर देखो कु चु टू टू प एते उद्दीपा, ये इसका सूत्र है। ध्यान से देखना, अभी लिखो मत, अभी इसको ध्यान से समझो पहले। क्या है, कु टू चू टू पु एते उद्दीपा। एते, ये एते मींस एतः एते एता, तो यही क्या है, उदित्य व्यंजन है। यही क्या है, उदित्य व्यंजन है। अब कैसे उदित्य है, यहां पर देखो ये उकारांत है। क्या है, उकारांत। उकारांत मतलब जिनके अंत में क्या आया हुआ है, अ आया है, वो क्या होगा, उ आया है, वो क्या हो गए, उकारांत वर्ण हो गए। आपसे कभी ये पूछ सकता है, मान लो उसने स्पर्श व्यंजन नहीं पूछा, उसने बोल दिया कि इसमें से कौन सा उदित्य व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए जो उदित्य व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन ही क्या होते हैं, उदित्य व्यंजन होते हैं। ये क से लेकर कहां तक होते हैं, म तक होते हैं। क से लेकर म तक क्या होते हैं, उदित्य व्यंजन या स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद जो व्यंजन आते हैं, दूसरा इसका भाग क्या है, अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन दूसरा भाग इसका ये आ गया। अब अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, य, र, ल और व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद अगला आता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या आता है, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन में स, क्र, श और ह आ गए। उसके बाद अगला आ गया आपका संयुक्त व्यंजन। क्या आ गया, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आ गए, श, त्र, ज और स्र आ गए। ठीक हो गया। उसके बाद एक व्यंजन और आता है, उसका नाम है, जो उसका नाम है वैदिक व्यंजन। इसका नाम क्या है, वैदिक व्यंजन। समझ गए। वैदिक व्यंजन में जो आता है वो आता है ये, क्या आता है, ये वैदिक व्यंजन के अंदर आता है। ये नया चीज है आपके लिए। कभी आपको पूछ दिया कि वैदिक व्यंजन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कौन नहीं है, ये वैदिक व्यंजन है। अब आपको कौन लिखते हो तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। मगर ये कैसे लिख रहे हैं हम, यूं जाके यूं, ये कौन नहीं है, ये वैदिक व्यंजन है। क्या है ये, वैदिक व्यंजन है। अब इसी में देखो ये नई चीज है आपके लिए, अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ क्यों बोला गया बताओ। ये जो व्यंजन होते हैं ये हमारे अंदर से आते हैं और मुख के अंदर ही क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मतलब वहीं पर समाप्त। य बोलो, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि य बाहर निकल रहा है, बोलो य। लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने सोया खाया वो मुंह में ही क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, वो पेट में भी नहीं जा रहा। वैसा ही लगभग इनके साथ भी होगा, य र ल व के साथ भी होगा। ठीक हो गया, य र ल व। देखो ये अंदर से आते हैं और मुख के, जब ये मुख के अंदर पहुंचते हैं तो वहीं पर क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मतलब वहीं पर गुम हो जाते हैं, बाहर आने तक के क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। इसलिए क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। जिन व्यंजनों को बोलने में क्या होता है, गर्म हवा, गर्मी हवा जहां बाहर निकलेगी वो क्या हो गया, आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। अब संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन वे व्यंजन है जिसमें दो अलग अलग व्यंजनों से जिनका क्या हुआ है,
निर्माण हुआ है। ये अलग अलग व्यंजन से, जैसे श है, ये श अलग व्यंजन से बना होगा, ये क धन श से बना होगा। ठीक हो गया। इसमें एक व्यंजन आधा होगा तो एक क्या होगा, पूरा होगा। उसके बाद त्र है, ये तो धन रो से बना होगा, और जो ज है ये जो धन य से बना होगा, और ये स्र जो है ये शो धन रो से बना होगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो पहला व्यंजन आपका आता है वो कौन सा आएगा, स्पर्श व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन को ध्यान से देखना। नहीं, किसमें, स्र वाले में, इसमें ये होता है आपका तालु वाला शो प्लस रो, ये आधा होगा, वो क्या होगा, वो पूरा होगा। उसके बाद तेरा जो जा, ये जा आता है, इसमें जो धन, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है। इसमें जो आधा होगा तो यहाँ पूरा होगा। उसके बाद शो आ गया, ये को धन शोशी हो गया। ठीक हो गया। इसमें को आधा होगा और शो पूरा होगा। ये त्र आ गया, त्र में क्या होगा, तो धन रो, ये आधा होगा। समझ गए। ये क्या हो गए तुम्हारे संयुक्त व्यंजन। क्या उनको अभी जब उनका उनके बारे में पढ़ाऊंगा तब आएगा। ठीक है। वो उसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। उनको 3-4 नाम दिए गए हैं। अभी जब उसका टॉपिक आएगा, जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तो उसको फिर पढ़ा दूंगा। अब इसमें देखो पहला आता है आपका स्पर्श। कौन सा आता है, स्पर्श व्यंजन। ध्यान से देखना, कुछ नई चीजें मैं बताऊंगा और कुछ जो आपको ये चीजें यहीं पर पूरी हो जानी चाहिए और यहीं पर आपको याद भी हो जाना चाहिए। देखो इसको स्पर्श क्यों बोला जाता है। देखो जितने व्यंजन है वो मुख के किसी ना किसी भाग को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब वो जब मुख के किसी ना किसी भाग को टच कर रहे हैं तो स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, कहीं पर छूना, कहीं पर टच करना, ये क्या होता है, स्पर्श करना होता है। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कहीं पर आपकी जीभ क्या करेगी, जो आपका जीभ है वो कहीं ना कहीं टच करेगी, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्पर्श व्यंजन या उदित्य व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको, उदित्य व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये 5 वर्गों में बांटा गया है। इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, इनको 5। अब जो स्पर्श व्यंजन है पहला वर्ग में जो है इसका ये वर्ग है, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, देखो कितने वर्गों में बांटा गया है इनको, 5 वर्गों में। पहला वर्ग आता है क वर्ग, फिर आता है च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर व वर्ग। देखो 5 हो गए। अब ये जो 5 वर्गों में इनको बांटा गया है ये है क वर्ग। ये क्या है, क वर्ग। ये आपका आ गया क वर्ग। ये हो गया च वर्ग। ये क्या हो गया, ट वर्ग। ये हो गया त वर्ग। ये हो गया प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। अब इसमें जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों में, इन्हीं 5 वर्गों में 5 व्यंजन डाले गए हैं। कितने व्यंजन डाले गए हैं, 5 व्यंजन डाले गए हैं। हर 5 में कितने डाले गए हैं, 5। देखो इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे। 5 व्यंजन इसमें डाले गए हैं हर वर्ग में। अब देखो जैसे क वर्ग है, क वर्ग है, देखो क वर्ग, इसमें क्या है, ये है क वर्ग। क ख ग घ ङ, ये क्या है, ये 5 वर्गों में विभक्त है। अब कभी भी आप अगर व्यंजनों को लिख रहे हैं, अगर सिर्फ व्यंजनों को लिख रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, उसके नीचे हलंत लगाना है, क्योंकि ये शुद्ध व्यंजन हो गया। क्या हो गया, ये शुद्ध व्यंजन हो गए। शुद्ध व्यंजन कब लिखोगे आप, किसी शुद्ध व्यंजन बोलोगे जब उसको आप स्वर से रहित करोगे, स्वर से अलग कर लोगे, तब तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध व्यंजन कहलाएगा। समझ गए। अब उसके बाद क्या आ गया, च वर्ग में आ गया। देखो अब ये जो च वर्ग वाली बात है ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट बनता है आपके लिए। च छ ज झ और य। अब देखो जो ये च वर्ग है, ये च वर्ग में जो ये च छ ज और झ है, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श
संघर्षी व्यंजन। किनको बोला जाता है? चौ छ और ज को, ङ को नहीं, ङ को नहीं बोला जाएगा, सिर्फ चौ छ ज झ को क्या बोला जाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों बोला गया है ये ध्यान दो। स्पर्श का मतलब होता है छूना, संघर्ष का मतलब होता है बड़ी परेशानी से जो व्यंजन बाहर निकलेगा उसको क्या बोलोगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलोगे। समझ गए? संघर्ष का मतलब है ना इसने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, तो इसने भी ये जो चार व्यंजन है चौ छ ज और झ, इन्होंने इन चार व्यंजन ने मुख से बाहर आने में क्या किया है? बहुत सारा संघर्ष किया है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपको पता होना चाहिए चौ छ ज झ क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं, मगर जो न है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? अब उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आता है ट वर्ग। क्या आता है? ट वर्ग, ट ठ ढ ढ और ढ। समझ गए? ये सब क्या है? ट वर्ग के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ट के बाद त वर्ग। त वर्ग में त थ द ध और न। फिर प वर्ग, इसमें प फ भ भ और म। ये सब क्या है? ये कितने वर्ण हो गए? कितने व्यंजन हो गए? 25 हो गए। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन की जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। अब उसी के बाद जो यहां पर है ये जो ड है और जो ये क्या है? ढ है। ये ड और ढ को क्या किया गया है? अब तुर्की, मैंने कल आप बताया था, जो ये ड ढ है इसके नीचे नुक्ता लगाकर, ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाकर, ये नुक्ता जो लगाया वो किसने लगाया? तुर्की भाषा से लग के आया। कहां से? तुर्की भाषा से, तुर्की भाषा। और तुर्की भाषा से इसमें क्या हुआ? ये ड और ढ में क्या हुआ? तुर्की भाषा का प्रयोग, तुर्की भाषा में इनका प्रयोग किया गया। इसी ड और ढ को तुर्की भाषा में क्या कर दिया गया? ड ढ। ठीक है, ये किस भाषा में किया गया? तुर्की भाषा में। अभी जब मैं इसमें आऊंगा उच्छिष्ट व्यंजन पढ़ाऊंगा तब मैं इसके डिटेल में बताऊंगा। ये आपके 25 वर्ग जो हैं, देखो इसमें 25 जो व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अब जो उच्चारण स्थान है देखो ये 25 के 25 हो गए। उसके बाद देखो अब क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान अब कैसे होता है? ध्यान से देखो, ये जो आ गया मुख आ गया, ये आ गया आपका क्या? गला। अब जो आपका क वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग? क वर्ग। वो क वर्ग कहां से आएगा? यहां से जाएगा ऊपर को। ठीक है, ये गले से जाएगा, कहीं टच नहीं करेगा, सीधे कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बोलो क ख ग घ ङ हुआ। देखो सीधे जोर आपका कहां पड़ रहा है? गले में। जो भी जोर पड़ेगा आपका इस गले में पड़ेगा। इस गले से ही जो वर्ण निकलेंगे वो और जगह कहीं पर टच नहीं करेंगे, वो कौन से वर्ग के आएंगे? कंठ वर्ग के आएंगे। और इसके साथ एक और लग जाएगा, क्या? ह भी लग जाएगा। देखो ह बोलो, देखो क वर्ग व ह, ह भी सीधे से कहां से आएगा? ह ह ह ह ह ह। बोलो, आपको जीभ कोई हलचल नहीं करेगी, जीभ एक जगह क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी और सीधे हवा बाहर को क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ये किस वर्ग की बात है? ये क वर्ग की बात है। समझ गए? ये क वर्ग में है और यहाँ पर जो ह है इसके साथ लगा हुआ होगा। अगला देखो, अगला जो है उसके बाद तुम्हारा दूसरा वर्ग आता है, कौन सा? च वर्ग। अब जो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है? तालु होता है। क्या होता है? ये है आपका मुख, ये आपके दांत हो गए। ठीक हो गया? ये हो गया आपका गला। यहां से आपकी जीभ आके जब यहां पर टकराएगी ये क्या कहलाएगा? तालु। ये क्या कहलाएगा? ये होता है आपका तालु। दांत के पीछे वाले मसूड़े में, जो पीछे का दांत का आगे, ये आगे के मसूड़े है ना, इसके पीछे जो मसूड़े हैं, जब आपकी दांत यहां पर टच करेंगे आपके दांत, तब क्या होगा?
तालु होगा। बोलो यहाँ पर देखो, च छ ज झ और य, और यहाँ पर क्या होगा आपका च छ ज झ य में आपकी जीभ जाएगी ऐसे, देखो आपकी जीभ जाएगी ऐसे, और यहां से आपका जो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है हल्का सा क्या हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। ये दांत के पीछे मसूड़ी में लगेगा। बोलो इसको, च छ ज झ य बोलो तो, बोलो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने बोला, हो रहा है? देखो च छ ज झ य हो रहा है। तो इसमें ये उच्चारण स्थान किसका है, चौका उच्चारण स्थान है, समझे? इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ग्राफिक से ज्यादा समझ में आता है, आपको पता चलेगा मेरी जीभ कहां पर टच हो रही है। देखो अगर आपके जीभ के पीछे वाले मसूड़े पर अगर टच हो रही है तो आपका उच्चारण स्थान सही है, समझ गए? और आपको ये भी पता चल जाएगा, कभी दिक्कत भी नहीं होगी ऐसे याद करने के लिए, आपको अपने जीभ से ही याद हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आपको इनको रटो, रटना व्याकरण नहीं मानता। व्याकरण में जितना रटोगे ना उतना व्याकरण नहीं आएगा, व्याकरण को जितना समझोगे उतना जल्दी आएगा। व्याकरण इतनी सरल चीज है ना, बहुत ही सरल चीज है, बस एक बार समझ जाओ। आप ये सोचोगे ना मैं याद करके व्याकरण पढ़ लूंगा, कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलो आगे देखो। फिर अगला कौन सा आता है, ट वर्ग। कौन सा वर्ग है, ट वर्ग। मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूं तुम्हें उच्चारण, स्थान, ठीक है? ये है। अब ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, वही चीज, आपका मुख है, ये आपके क्या आगे, आगे के दांत आगे, ये आपका गला आ गया। अब आपका जो ये ऊपर वाला है, ये हिस्सा नहीं, जो ऊपर गहरा वाला हिस्सा है, आपके मुख में एक गहरा हिस्सा होगा, ऊपर है गहरा हिस्सा। जब आपकी जीभ जाके इसमें ऐसे फोल्ड होके बोलेगा तब क्या होगा, बोलो ट ठ ड ढ ण, बोलो आपकी जीभ ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगी और इस गहरे वाले भाग को स्पर्श करेगी। थोड़ा जोर से बोलो तभी तो करेगी, अब मन ही मन तो करेगी नहीं भाई, ठीक है? दांत में टकराएगी, ट ठ ड ढ ण, हो रहा है? ये गहरे वाले भाग में। अब देखो ट बोलो, ठ बोलो, ढ बोलो और ढ बोलो और ढ बोलो, या ये बोलो या ये बोलो। ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसको क्या बोलते हैं, मूर्धा। मतलब जहां पर आपकी आवाज मुख में ही गूंजती है। आपकी आवाज अगर यहां से आ रही है पूरे मुख में क्या करेगी, गूंजेगी। जैसे कमरे में आप बोलते हो ना, कमरे में अगर कोई सामान ना हो, तुम कमरा खाली कर दो, उसके बाद उस कमरे में बोलो, आपकी आवाज क्या होने लग जाएगी, गूंजने लग जाएगी। वही स्थिति किसकी होती है, ट ठ ड ढ ण और ण, इसकी भी स्थिति यही होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां मुख इसको पूरा क्या मिलता है, खाली मिलता है, और इसको टकराना कहां पर है, मुख में ही। समझ गए? अगला देखिए, अगला जो उच्चारण स्थान है आपका, हाँ वो भी आएगा जब मैं आपको उसमें कराऊंगा ना। अभी तो मैं स्पर्श व्यंजन ही करा रहा हूँ, जब ऊष्म व्यंजन कराऊंगा तब आपको उसमें मैं करा दूंगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या आता है, त वर्ग आता है। त वर्ग का क्या है बताओ, ये तो सबसे सरल है, जहां पर सीधे जाके कहां पर लगेगी, दांतों को स्पर्श करेगी, वो क्या कहलाएगा, दंत कहलाएगा पहली बात तो। और जहां पर आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करती है वो क्या कहलाएगा, दंत कहलाएगा। और यहाँ पर आपकी जीभ जाके किसको स्पर्श कर रही है, दांतों को। इसमें त थ द और ध और न। देखो ये अंतस्थ व्यंजन होता क्या है, अब इसको समझो पहले। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो व्यंजन आपके अंदर से आ रहा है, जो आपके फेफड़े से जो बाहर निकल रहे हैं और मुख में आते ही वो क्या हो जा रहे हैं, गुम हो जा रहे हैं, विलीन हो जा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। जो अंदर ही क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, मुख में आते ही क्या हो जा रहे हैं, विलय हो जा रहे हैं। मतलब मुख से बाहर निकलने से पहले ही क्या हो जा रहे हैं, विलय हो जा रहा है उनका, मतलब वो खत्म हो जा रहा है, वो क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। अरे अंतस्थ व्यंजन को क्या समझ सकते हो तुम, सोया, सोया खाते थे ना पहले, वो सोया अंतस्थ व्यंजन है। क्यों अंतस्थ व्यंजन, इसलिए है य र ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन इसलिए है क्योंकि ये मुख के
ये अंदर से आते हैं, पहली बात तो हमारे फेफड़ों से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद ये जैसे मुख पे पहुंचते हैं तो मुख में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। बस सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, समझिए। तो यहाँ पर जो य और व होता है ये अर्ध स्वर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अर्ध स्वर। अब इनको अर्ध स्वरों की गिनती में लिया गया है, क्यों से, य और व को, य और व को क्या बोला गया है, अर्ध स्वर। मतलब कि स्वरों की तरह इनका उच्चारण होता है, य र य र य र, इसलिए इनको क्या होता है, अर्ध स्वर इसलिए बोला गया है। ये मतलब जिस तरह से स्वर आते हैं, जिस तरह से स्वरों का उच्चारण होता है, उसी तरह से इनका उच्चारण भी होता है, इसलिए क्या बोला गया है इनको, अर्ध स्वर। उसके बाद जो र होता है, इस र को बोला गया है क्या, लुंठित। लुंठित क्यों, क्योंकि बेचारे का एक ही पांव है तो लंगड़ा है, ठीक है, इसको बोला गया है लुंठित। क्या बोला गया है, लुंठित या प्रकंपित। क्या बोला गया इसको, प्रकंपित। प्रकंपित मतलब क्या, प्रकंपित का मतलब देखो, मैं अगर एक पांव में खड़ा होगा तो क्या करूंगा, कांपूंगा। इसलिए इसको भी क्या, इसके लिए इसलिए याद करने का तरीका है, ये ऐसा होता नहीं है। प्रकंपित का मतलब जो काम, जिसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रकंपित, ठीक है। तो ये प्रकंपित